देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको जैसे पढ़े थे इनकम टैक्स में कि एक परक्यूसाइट्स मतलब उसकी सुविधाएं, यहाँ पर एक एम्प्लॉय है उसको रवि है ना, उसने क्या किया 5 लाख रुपए का लोन लिया है 1 अक्टूबर 2020 को, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% है। ठीक है, कहाँ से लिया है? कंपनी से। तो लोन कंपनी भी देता है अपने एम्प्लॉय को मकान बनाने के लिए, है ना। तो उसने लोन लिया, 5 लाख रुपए का लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको जो है वो 6% के रेट से लगेगा। अब क्वेश्चन में ये बोलता है कि अगर उसी लोन को अगर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्टैंडर्ड मानते हैं बैंक, है ना, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेता तो वहां पर उसको 10% देना पड़ता। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि आपको आपका एम्प्लॉयर जितने रुपए का भी बेनिफिट देता है वो अमाउंट टैक्सेबल होता है। मतलब आपका 4% सेव हो रहा है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेते तो 10% पे करते, आपका एम्प्लॉयर आपको वो अमाउंट जो है वो 6% पे प्रोवाइड कर दिया, मतलब आपका 4% उसने बचाया। तो ये जो बचाया वो भी टैक्सेबल है ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पार्ट टैक्सेबल होगा? आपका लोन का अमाउंट है 5 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 6% जो उसका एम्प्लॉयर दिया है, लेकिन एसबीआई का जो इंटरेस्ट है वो उसका होता है 10%, है ना। लोन का जो डेट है वो दिया है आपको 1 अक्टूबर, इसका मतलब अक्टूबर से आपको मार्च तक काउंट करना है क्योंकि हमारे 31 मार्च क्लोजिंग डेट है। तो इसलिए जो आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा, दो तरीके से कर सकते हो आप, सीधा क्या है 5 लाख रुपए का 10% 10% और 6% दोनों को माइनस करके 4% टैक्सेबल हो जाएगा और 6 महीने का हो जाएगा, है ना। आप डायरेक्ट माइनस करके 4% निकाल सकते हो, या फिर एक बार 10% निकाल लो, फिर एक बार 6% निकालो, फिर दोनों को माइनस कर दो, मतलब वही है ना। तो 5 लाख का 4% और 6 महीना, तो ये 10,000 रुपए का जो इंटरेस्ट होगा वो आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट होगा, बस इसमें और कुछ नहीं करना। मतलब यहाँ पर आपको एक सुविधा के बारे में, परक्यूसाइट्स के बारे में दिया हुआ है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको किसी भी तरीके से बेनिफिट देता है तो वो अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल है। बेसिक सैलरी, यहां पर लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें आपका आ जाएगा बेसिक सैलरी 40,000 इंटू 12, 4,80,000, ये इसका बेसिक सैलरी होगा, है ना। फिर उसके बाद आपको डीए दिया है आपको, अच्छा डियरनेस पे है डीपी, तो डियरनेस पे 4,000 पर मंथ है इंटू 12, 48,000, है ना, 48,000। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, सैलरी एंड डियरनेस पे का जो है वो 15% एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए बताया था मैं कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर उसके सैलरी के 12% से ज्यादा है तो, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है ना। और यहाँ पर कितना परसेंट बोला है? 15%। तो कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन फंड, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बेसिक सैलरी और डीए, यहाँ पर डीए नहीं है, डियरनेस पे है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4,80,000 प्लस 48,000, दोनों को ऐड करके उसका निकाल देंगे 3%। 3% क्यों आएगा? क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 15% है और 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए 3% टैक्सेबल होगा। या तो आप 15% और 12% दोनों निकाल सकते हैं, है ना, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा आप 3% निकाल सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे क्योंकि डियरनेस पे हमेशा अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है,
और दूसरा इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि जो 15% कंट्रीब्यूशन है वो बेसिक सैलरी और डियरनेस पे का 15% है। अगर वो नहीं भी लिखा होता तो डियरनेस पे को हमेशा इंक्लूड करते हैं, लेकिन डियरनेस अलाउंस के लिए देखना पड़ता है कि वो अंडर टर्म्स एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लो और उसका 3% निकाल दो। 15,840 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन आरपीएफ हो गया। उसके बाद आपको बोलता है कि उसको इंटरेस्ट मिला है ना, क्या बोलता है, डिटरमाइन द रेट ऑफ 12% पर एनम विच अमाउंट रुपीज 72,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। उसको 12% के रेट से उसको जो है इंटरेस्ट मिला हुआ है जो कि 72,000 है। कितना परसेंट एग्जेम्प्ट होता है, कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। अब देखोगे यहाँ पर 12% है और 9.5% एग्जेम्प्ट होता है, मतलब आपका 2.5% टैक्सेबल होगा। कितना परसेंट टैक्सेबल होगा, 2.5%। कैसे निकालेंगे, जो 72,000 है वो उसका 12% है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1% निकल जाता है, इंटू 2.5। 72,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2.5 कितना, 15,000। तो 15,000 रुपए टैक्सेबल होगा। इसलिए ये रूल याद रखना है कि उसको 12% कंट्रीब्यूशन है लेकिन 9.5% एग्जेम्पशन है, तो बाकी जो 2.5% बचेगा वो टैक्सेबल होगा, है ना। इसको ऐड कर लो तो आपका ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। $5,58,840, उसमें माइनस कर दो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो आपका टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा। अच्छा, एक और बचा हुआ है आपका एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी तो है ना, प्रोफेशनल टैक्स। हाँ, प्रोफेशनल टैक्स 2,000 वही माइनस होगा, माइनस प्रोफेशनल टैक्स 2,000 रुपए, तो 52,000 माइनस हो जाएगा। टैक्सेबल सैलरी 5,56,840, ये आपका आंसर होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस निकालने के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। पहला पॉइंट होता है आपका एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो देखोगे वो कितना रुपए मिल रहा है उसको, 5,000 रुपए पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 करोगे तो 60,000 होता है। कितना अमाउंट आएगा, 60,000। दूसरा पॉइंट होता है आपका 20% ऑफ सैलरी। यहां पर 20% ऑफ सैलरी कहने का मतलब बेसिक सैलरी का 20%, इसका 20% बेसिक सैलरी का, और बेसिक सैलरी कितना दिया है, 50,000 रुपए पर मंथ, है ना। बेसिक सैलरी दिया है आपको 50,000 रुपए, इंटू 12 कर दो तो ये होता है आपका 6 लाख रुपए, और 6 लाख रुपए का 20% आप निकालोगे तो 1,20,000 रुपए होता है। 6 लाख रुपए और 6 लाख का 20%, बुक में कहीं कहीं पर 1/5 भी इस्तेमाल करता है। 1/5 का मतलब 20/100 को 1/5 लिख सकते हैं ना, तो 1/5 ऑफ सैलरी भी लिखता है वो, इसलिए डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। 1/5 बोले चाहे 20% बोले एक ही मतलब है। उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है आपका मैक्सिमम 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए मैक्सिमम। तो एग्जाम्शन कितना मिलता है, तीनों में जो कम रहता है उसका एग्जाम्शन मिलता है ना, विच एवर इज लेस। तो आपको यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा 5,000 रुपए आंसर। तो मतलब आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का रिडक्शन 5,000 रुपए का मिलेगा। तो 3 पॉइंट काउंट करना होता है। पहला होता है आपका एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस जो उसको मिला, दूसरा आपका सैलरी का या बेसिक सैलरी का 20%, और तीसरा है मैक्सिमम 5,000। तीनों में जो अमाउंट कम रहेगा उतना रुपए का डिडक्शन मिलेगा।
इसलिए यहाँ पर आप तीनों में देखोगे तो 5,000 कम है, तो 5,000 का डिडक्शन आपको सैलरी में से मिलेगा। वो भी किसको मिलता है? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, बाकी किसी को नहीं, है ना। बेसिक सैलरी लेंगे अप्रैल टू अगस्त, है यहाँ पर आ जाएगा आपका 12,000 इंटू 7, 5, है ना, ये हो जाएगा 60,000, 60,000 रुपए। और उसके बाद अगस्त टू मार्च 10,000 इंटू 7, 70,000 होगा। तो इसका मतलब आपका 1,30,000 आपका जो है बेसिक सैलरी हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना और ये आपका 7 महीना। वैसे ही अब क्या करेंगे? डीए। डीए पहले उसको 1,000 रुपए पर मंथ मिलता था, तो 5 महीने का 5,000 रुपए हो जाएगा। बाद में उसका डीए कम करके 700 रुपए कर दिए हैं, तो 7 महीने का जो है 4,900 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब उसका 1 साल का डीए 9,900 रुपए हो जाएगा। यहाँ भी ठीक है। उसके बाद उसको क्या मिलता है? HRA, सॉरी, रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस, तो रेंट फ्री हाउस निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को? सैलरी। सैलरी के अंदर क्या क्या लेंगे? बेसिक सैलरी और डीए, क्योंकि डीए के सामने लिखा था फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, है ना। तो बेसिक सैलरी आपका 5 महीने का 60,000 रुपए, 5 महीने का डीए 5,000 रुपए, क्योंकि 1 सितंबर के बाद से उसको मकान की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, इसलिए सैलरी को पूरे साल भर का नहीं लेना है, डीए को भी साल भर का नहीं लेना है, क्योंकि ये जो फैसिलिटी उसको 5 ही महीना मिला है, अप्रैल से लेकर के अगस्त तक। बाकी सितंबर से उसका ये जो मकान की फैसिलिटी है वो हटा दिए है, नहीं मिलेगा। इसलिए 5 महीने का सैलरी लेना है और 5 महीने का डीए लेना है। तो यहाँ पर जब सैलरी लोगे तो बेसिक सैलरी आप 60,000 रुपए और डीए आपका 5,000 रुपए, तो 65,000 आपका जो है सैलरी होगा 5 महीने का। और इसके लिए आपको बताया गया था रूल कि अगर वहां का पॉपुलेशन जो है 25 लाख से ज्यादा है तो 15%, 25 लाख से कम है और 10 लाख से ज्यादा है तो 7.5%, सॉरी 10%, और अगर 10 लाख से कम है तो 7.5%। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पॉपुलेशन नहीं है, तो आपको 15% ही लेना है। हाँ, दिया है क्या पॉपुलेशन? नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपको 15%। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको? 65,000 का 15% ले लोगे आप, 9, ऐसे बोला करो यार, 9,750। एक तो मार्क्स लगा लिए हैं, फिर इंग्लिश में बोल देते हैं। हो गया। उसके बाद फिर उसको कंपनसेशन मिला है 20,000, कंपनसेशन मिला उसको 20,000, क्योंकि सब में लॉस हो गया था उसको। अब बात आता है फर्नीचर के बारे में। उसको क्या किया है कंपनी? एक फर्नीचर खरीदा था जिसका कीमत जो है 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 को 10,000 रुपए का फर्नीचर था, और बेच रहे हैं 2020 में, 2 साल बाद। तो इसमें क्या होता है कि 2 साल का डेप्रिसिएशन लगता है, वो भी 10% पर एनम के रेट से फर्नीचर में। अच्छा, बात आता है कि कहीं तो लिखा नहीं कि 10%, है ना। इसके लिए जब आगे आप चैप्टर पढ़ोगे ना, तो एक कैपिटल गेन नाम का चैप्टर है जिसके बाजू में आपको डेप्रिसिएशन का एक अलग से पूरा टॉपिक है, उसमें हर एसेट्स का डेप्रिसिएशन का रेट मेंशन है, वहां पर आपको मिलेगा वो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अभी तक जो अकाउंट बनाए हैं उसमें 10%, 20%, 15% ऐसे देता था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उसमें हर एसेट्स का डेप्रिसिएशन का अलग अलग परसेंटेज फिक्स है, उतना ही लगाना है। समझ आया? वो हमको आगे जाके रटना पड़ेगा, तो अभी हम बता दे रहे हैं आपको कि इसमें 10% ही लगाना है। तो यहाँ पर आप 10% लगाओगे तो 10,000 रुपए का 10%, और आपको 2 साल का लगेगा डेप्रिसिएशन, तो 2,000 रुपए होता है, क्योंकि 2018 में खरीदे हैं, 20 में बेच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका कीमत 2020 में कितना हो जाएगा? 8,000 रुपए। और 8,000 के फर्नीचर को कितने में सेल कर रहा है इसका एम्प्लॉयर? 3,000 रुपए में।
तो इसका मतलब अपने एम्प्लॉय को 5,000 रुपए का बेनिफिट दे रहा है वो, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना क्या होता है कि जो भी बेनिफिट आपको आपका एम्प्लॉयर देगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, उसको बचने के लिए दिखाया गया कि भाई मैं फ्री में नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बेच रहा हूँ, है ना, फ्री में नहीं दे रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ। लेकिन उसका भी कैलकुलेशन होगा, तो उसमें पता चलेगा कि 10,000 का था, 2 साल भी अगर आप इसको यूज कर लिए तो आज उसकी वैल्यू 8,000 है, और 8,000 के सामान को आप 3,000 में बेच रहे हैं। इसका मतलब आप अपने एम्प्लॉय का 5,000 रुपए बचा रहे हैं। तो वो जो 5,000 बचा वो उस एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाएगा प्रॉफिट हो रहा है उसको फर्नीचर से 5,000 रुपए। तो जो भी बेनिफिट होगा उसको, वो सारा चीज टैक्सेबल होता है। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए तो आपका ग्रॉस सैलरी आ जाता है। ₹1,74,000 1 अच्छा, इतना रुपए आपका टैक्सेबल होगा, मतलब आएगा। क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहे हैं कि एक मिस्टर एक्स है ना, उनका सैलरी के बारे में दिया हुआ है। बेसिक सैलरी उनका 12,000 पर मंथ है। तो बेसिक सैलरी 12,000 इंटू 12, 1,44,000, ये इनका बेसिक सैलरी होगा। फिर उसके बाद उनको बोलता है बोनस। बोनस जो है 6 मंथ सैलरी के बराबर है। तो 12,000 इंटू 6, 72,000। ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस के बारे में बोलता है फॉर ए टूर, ये एग्जेम्प्ट होगा। टूर का मतलब ऑफिशियल पर्पस के लिए, है ना। पर्सनल पर्पस के लिए अगर फैमिली से घूमने के लिए जाते हैं और उसके ऊपर कंपनी खर्चा करता है तो टैक्सेबल होता है। और जब जहां पर फॉर ए टूर लिखा है, मतलब ये मान के चलते हैं कि ऑफिशियल पर्पस के लिए, और ऑफिशियल पर्पस के लिए जो टूर होता है उसमें जो भी खर्चा होता है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर टूर फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। फिर उसके बाद आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस ये आपका आ जाएगा 500 पर मंथ। तो 500 इंटू 12, 6,000। फिर उसके बाद कमीशन, कमीशन आपको 4 मंथ सैलरी, तो आपका 12,000 इंटू 4, 48,000। फिर उसके बाद बोलता है ही इज आल्सो प्रोवाइडेड विथ ए रेंट फ्री फर्निश्ड क्वार्टर इन ए सिटी, पॉपुलेशन इज 15 लाख, valued 3,000 पर मंथ, एंड द फर्नीचर एंड फिटिंग ऑफ वैल्यूड 10,000। तो यहाँ पर आपको बता दिया है कि वो रेंट फ्री हाउस है, पॉपुलेशन जो है वो 15 लाख है, मतलब सेकंड कंडीशन में आ रहा है, 25 लाख से कम है और 10 लाख से ज्यादा है। गुड। तो यहाँ पर इसका एक वर्किंग नोट बना लोगे आप। वर्किंग नोट में क्या करना पड़ेगा आपको, पहले सैलरी का मीनिंग निकालना पड़ेगा। सैलरी के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका, बेसिक सैलरी 1,44,000 आएगा, प्लस डीए तो इसमें है नहीं, बोनस आपका 72,000 आएगा, प्लस आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस 6,000 आएगा, प्लस आपका कमीशन 48,000 आएगा। क्योंकि इसके लिए अपन रूल पढ़े थे, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, 2,70,000। ठीक है, तो जब रेंट फ्री हाउस निकालोगे आप, रेंट फ्री हाउस, तो उसके लिए आपको पॉपुलेशन जो दिया है वो 15 लाख है, इसका मतलब 2,70,000 का 10%, 27,000 रुपए आएगा आपका, है ना। प्लस फर्निश्ड हाउस है तो फर्नीचर का 10%, 10% ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर दिया है आपको 10,000 रुपए का, तो 10,000 का 10% आपका 1,000 रुपए होता है, तो टोटल इसका आ जाएगा 28,000 रुपए।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे रेंट फ्री हाउस 28,000, 28,000 रुपये। ठीक है। फिर उसके बाद आपको उसी के आगे बोलता है ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द फ्री लंच एट द कंपनी वैल्यूड 60 रुपीज पर मील फॉर 300 वर्किंग डेज। तो फ्री लंच का रूल होता है कि वो 50 रुपीज पर मील एग्जेम्प्ट होता है, 50 रुपीज, तो मतलब 10 रुपए टैक्सेबल होगा, है ना। हाँ, तो अगर ऑफिस में उसको फ्री लंच की फैसिलिटी है तो 60 में से 50 रुपीज एग्जेम्प्ट होगा, तो 10 रुपए और इंटू 300 दिन, तो 3,000 रुपए आपका टैक्सेबल होगा। देखो, अगर ऑफिस टाइम में आपको फ्री रिफ्रेशमेंट या फिर आपको नाश्ता वास्ता की सुविधा मिल रही है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन खाना जो है वो 50 रुपए तक एग्जेम्प्ट है। 50 रुपए ज्यादा खाएगा तो पैसा लगेगा, टैक्स लगेगा, है ना। तो इसीलिए इसका रूल है कि 50 रुपीज पर डे एग्जेम्प्ट रहेगा, तो 300 दिन के हिसाब से 10 रुपए का 3,000 रुपए टैक्सेबल होगा, है ना। फिर उसके बाद बी पॉइंट बोलता है ही क्लेम्स। क्लेम लिखा हुआ है मतलब उसने डिमांड किया है कि ये फैसिलिटी उसको मिलनी चाहिए, है ना। तो उसको मिला तो नहीं है, मांगा है, तो वो तो इनकम नहीं हुआ ना। तो क्लेम करना इनकम नहीं होता है, इसलिए बी पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है ना। बी के अंदर जो 2 पॉइंट लिखे हैं उसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसने क्लेम किया है कि मुझे जो है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के लिए, है ना, 1,600 रुपए पर एनम मिलना चाहिए और एंटरटेनमेंट और ट्रेवल अलाउंस फुल। तो यहाँ पर क्लेम कर रहा है, क्लेम का कोई रोल नहीं है, इसलिए अगर मिल जाता तब तो टैक्सेबल है ना। फिर उसके बाद बोलता है ही कंट्रीब्यूट टू द कंपनीज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 2,000 पर मंथ एंड द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट द इक्वल सम। तो यहाँ पर वो और एम्प्लॉय, उसका एम्प्लॉयर दोनों 2,000 रुपए पर मंथ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर खुद का कंट्रीब्यूशन तो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो टैक्सेबल होता है। इसलिए आपका कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ तो 2,000 रुपए पर मंथ है, तो एक साल का कितना हो जाएगा, 24,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 24,000। इसमें एग्जेम्प्ट कितना होता है, सैलरी का 12%। और आरपीएफ के लिए सैलरी क्या हो जाएगा, सैलरी जो होगा आपका आरपीएफ के लिए उसमें सिर्फ बेसिक सैलरी आएगा 1,44,000, 1,44,000, क्योंकि डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है नहीं और कमीशन फिक्स परसेंटेज और टर्नओवर भी नहीं है ना, दोनों नहीं है। इसलिए सिर्फ 1,44,000 आएगा और 1,44,000 का 12% निकाल देंगे, 17,280। बाकी जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा 6,720, 6,720 रुपए टैक्सेबल। फिर वैसे आप इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। आरपीएफ का जो इंटरेस्ट दिया है वो दे दिया क्वेश्चन में 9.5%, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऐड कर दो, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। कितना, 3,61,720, और उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ही माइनस करना है। गलत आ रहा है बच्चे, थ्री जीरो 7720, ऐसे -50,000 कर दो तो आ जाएगा बुक का आंसर। हाँ, तो माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन कर देंगे 50,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,57,720, ये आंसर हो जाएगा।